हाँ हाँ जी। मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर छत्तीसगढ़। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, विधिवेत्ता, प्रोफेसर और भारतीय संस्कृति के अध्येता। और आज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 के बारे में जो जजमेंट आया है उसके बारे में चर्चा करने के लिए। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, वंदे वकील साहब, कैसे हैं आप? सब बढ़िया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के आज जो जजमेंट, हिस्टोरिकल जजमेंट मीडिया बोल रही है, तो मेरा ये कहना है इसमें कि इसमें दो पार्ट हैं। एक तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को सुप्रीम कोर्ट ने करेक्ट और सही माना है, पार्लियामेंट का राइट है, वो कर सकता है। लेकिन एक जो सेकंड पार्ट है कि स्टेटहुड को आप स्टुपुलेटेड पीरियड में इस्टेब्लिश करिए, ये मेरे को पॉलिटिकल जजमेंट थोड़े से लगा। तो डॉक्टर साहब थोड़े बताएं इसके बारे में विस्तार से। नहीं, ये इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये लीगल जजमेंट और सही है। देखिए, ऐसा है कि भारत के संविधान का जो मूल है, जो इसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मूल है, वो है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। सो इंडिया की परिकल्पना यूनियन ऑफ स्टेट के ही फॉर्म में की जाएगी, वरना आर्टिकल पूरा का पूरा जो पार्ट 21 है आपका, पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बताता है कि रिलेशनशिप स्टेट और यूनियन के बीच में क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा यदि स्टेट्स ही नहीं रहे तो अब हुआ ये कि जो मेरे ख्याल से सीओ ऑर्डर नंबर 273, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो उसमें जब इन्होंने स्टेट, एग्जिस्टिंग स्टेट को आर्टिकल 3 का पावर इस्तेमाल करते हुए इन्होंने तोड़ दिया। अच्छा, दूसरी बात यह भी है कि आर्टिकल 3 में पावर को इस्तेमाल करने के लिए आपको बिल चाहिए, लॉ लाइए। तो अब वो उन्होंने उस समय सर्कुलर ऑर्डर से किया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अब उसके ऊपर उन्होंने बाद में बिल भी लाए। तो पॉइंट ये हुआ कि भाई, अगर आप एक स्टेट को तोड़ के दो यूनियन टेरिटरी बना दोगे तो कल को पूरा स्टेट, जितने स्टेट है, सबको तोड़ के आप आर्टिकल 3 में यूनियन टेरिटरी बना के राज करो, फिर तो ये यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1 खत्म हो जाएगा। और पार्ट 11 जो कि आर्टिकल 245 से लेकर के 260-62 तक जाता है, वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि भाई जब स्टेट ही नहीं रहेंगे तो आर्टिकल 246 का क्या होगा, आर्टिकल शेड्यूल 7 का क्या होगा, ये सब तो बेकार के प्रोविजन हो जाएंगे। क्योंकि सारी की सारी टेरिटरी यूनियन टेरिटरी हो जाएगी और सारा का सारा पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाने के लिए इंटाइटल हो जाएगा। आर्टिकल 246 और 248 के थ्रू आप एक फेडरल सिस्टम से यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाओगे। तो पॉइंट तो दमदार था ना कि आपने स्टेट को ही तोड़ दिया यार, स्टेट ही नहीं बचा, दो यूनियन टेरिटरी बन गई। तो कल को तो यूपी खत्म, वो भी यूनियन टेरिटरी, तमिलनाडु यूनियन टेरिटरी, सब यूनियन टेरिटरी बन जाए। तो वो बात उनकी सही थी, क्वेश्चन सही था कि भाई ये कैसे हो गया, स्टेट तो बचाओ। तो चूंकि स्पेशल था, तो मेरे ख्याल से स्पेशल केस था, इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम इस पे आर्टिकल 3 के अंदर क्या किया जा सकता है क्या नहीं, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम उनको ये डायरेक्शन दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि 30 सितंबर 2024 तक आप इलेक्शन करवा दीजिए। और चूंकि गवर्नमेंट ने ये भरोसा दिलाया है कि ये जो है ये टेम्पररी है ये अरेंजमेंट, और इसके लिए हम ये अलाउ कर रहे हैं कि वो इनवैलिड नहीं था, इलीगल नहीं था। अगर आप 30 सितंबर 2024 तक इलेक्शन करवा दीजिए जम्मू एंड कश्मीर में, और लद्दाख की वैलिडिटी को हम अपहोल्ड करते हैं, लद्दाख अब जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं रहेगा, बात खत्म हो गई। सो गवर्नमेंट ने छक्का मारा एकदम, सब फेवर में आ गया उनके। ये जजमेंट कंकरिंग जजमेंट है, इसको लिखा है जस्टिस चंद्रचूड़ ने, जस्टिस गवाई ने और जस्टिस सूर्यकांत ने। और इनके ब्याह पे ऑथर क्या 5 जज की थी, तो मैं ख्याल से जस्टिस वो क्या नाम है उनका, कौल साहब, उन्होंने अलग से लिखा। देखिए मैं ये महसूस किया है, कश्मीरी पंडितों ने भाई बहुत प्रॉब्लम थी, वो खुद को, देखिए कश्मीर 2 तरह के टू नेशन थ्योरी का शिकार बना। एक इस्लामिक टू नेशन थ्योरी जो ये कहता है चूंकि हम मुस्लिम हैं तो हम तुमसे अलग है, रेस्ट ऑफ इंडिया से हमें अलग ट्रीट करो। दूसरा था कि एथनिक टू नेशन थ्योरी, इवन कश्मीर के पंडित भी ये मानते थे कि हम बाकी जो रेस्ट ऑफ इंडिया के हिंदू हैं उनसे अलग है।
वो भी टू नेशन थ्योरी में विश्वास करते थे, मगर उनकी टू नेशन थ्योरी का बेसिस एथनिसिटी था, और जो कश्मीरी मुस्लिम हिंदूज कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन चुके थे, उनकी जो टू नेशन थ्योरी का बेसिस था वो था आपका रिलीजन. But there was a two nation theory feeling in both the communities, Kashmiri Pandits as well as Kashmiri Muslims. मैं सबकी बात तो नहीं कह रहा, लेकिन मेजॉरिटी कश्मीरी पंडित में ये था कि we are different, we are not part of the as general the Indian system, we are Kashmiris and we have a special culture to preserve and protect. ये उनके अंदर भी ये feeling थी, which I have also felt. But ठीक है, over the period of time it has gone and history has taken a huge चेंज. तो कश्मीर में ये जो डिसीजन है ये वेलकमिंग है, और मैंने जब सुन रहा था मैं इन प्रोसीडिंग्स को, मैं तभी समझ चुका था मेरी जो कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी क्लियर है दैट आई एम नो लेस देन एनी सुप्रीम कोर्ट जज. ये बात अलग है कि वो मुझे बनाएंगे नहीं, या मेरा आर्टिकल 124 में अधिकार भी है मगर वो देंगे नहीं मुझे, लेकिन मुझे जजमेंट पता था कि क्या लाइन आ गई, क्योंकि मुझे ये पता था कि एनालिसिस किस चीज की होगी. वो एनालिसिस भी मुझे पता था कि यही एनालिसिस का अंग होगा, और वही हुआ भी. जी साहब. हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने पार्लियामेंट को आश्वस्त किया था कि इसके स्टेटहुड है उसको जल्द से जल्द अपन रीस्टेब्लिश कर देंगे. जम्मू कश्मीर के टेरिटरी यूनियन टेरिटरी बन गई, लेह लद्दाख को तो बनेगी रहेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को जल्दी से जल्दी रीस्टेब्लिश कर देंगे. यहाँ पे एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, ये आज तक आप देखे होंगे चर्चा में भी नहीं आया होगा. हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कैबिनेट मिशन योजना आया था, और उसमें पूरे इंडिया को 3 पार्ट में बांटा था, ABC, और उसको इतना अधिकार दिया था कि इनके अलग सिटीजनशिप होंगे, ये अपने लिए अलग से संविधान भी बना सकते हैं, और संविधान सभा में भाग लेने से भी इनकार कर सकते हैं, और जो संविधान जो भी बनेगा तो तीनों ग्रुप के माने सहमति से बनेगा. तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय सख्त विरोध किया था कि इसमें सेंट्रल एकदम कमजोर हो जाएगी, और केंद्र की सरकार कमजोर होगी तो भारत की एकता और अखंडता को आघात होगा और भारत एक नहीं रह पाएगा. लेकिन इन्होंने आर्टिकल 370 बनाने में इस बारे में नहीं सोचा. ये तो सेम वही है कैबिनेट मिशन प्लान में जो 3 ग्रुपों में बांटा गया था स्टेटों को, और उसमें सेम जो आर्टिकल 370 में जो राइट दिया गया था कश्मीर को, वो सेम राइट कैबिनेट मिशन योजना में तीनों ग्रुपों को दिया गया था. तो डॉक्टर साहब इसके बारे में बताएं थोड़ा सा. देखिए, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ेंगे या उससे पहले वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें भी आप अगर उसके जो शेड्यूल में जाएंगे तो ABC कैटेगरी के स्टेट्स हुआ करते थे, बेसिकली स्टेट STAT वाला, जमींदारी, फुल फ्लेजेड स्टेट, ऐसे करके कई एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन थे, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव व्याख्याएं की गई थी. सो कोई बड़ी चीज नहीं थी. इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो शेड्यूल 1 था, शुरू में ABC कैटेगरी के ही स्टेट थे, बाद में उनको अमेंड करके 2 कैटेगरी कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट. अगर आप शेड्यूल 1 जाके देखेंगे तो आज की डेट में वही 2 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आपको इंडिया में मिलेगी. 1 इज यूनियन टेरिटरी एंड 1 इज शेड्यूल स्टेट, फुल फ्लेजेड स्टेट. ठीक है ना. तो ठीक है, ये सब देखिए ऐसा होता है ना, आप एक समय में जी रहे होते हो, उस समय की कुछ सच्चाइयां होते हैं, आप दुनिया को वैसे समझना चाहते हो, तो उस समय की वो सच्चाई थी, वो पार्ट खत्म हो गई. आज इंडिया वापस इंटीग्रेटेड हो गया. आज इंडिया ने वापस जो हमारा जो वैदिक काल के समय से जो एक प्रोसेस चल रहा था, उस प्रोसेस को हमने और ज्यादा वो कर लिया. अभी तक हम समझते थे कि कल्चरल एकता से ही बात बन जाएगी, लेकिन फिर दुनिया में ऐसी आइडियोलॉजी है, उन्होंने कहा नहीं, कल्चरल एकता वेकता माय फुट, द बेसिक यूनिटी मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिटी, लीगल यूनिटी. तो लीगल यूनिटी का मतलब है कि आप, पॉलिटिकल यूनिटी का मतलब है कि आप सबके लिए लॉ बना पाओ. हमारे यहाँ देखिए, भारत ने कभी किसी को ना, हम कभी भी यूनिफॉर्मिटी के प्रशंसक नहीं रहे. भारतीय वेद ने प्लूरलिज्म को हमेशा से फरोग दिया, बढ़ावा दिया, और बाकी थ्योरियों ने वो प्लूरलिज्म को एक्सेप्ट नहीं करती थी. जबकि अगर आप वैदिक पर्सन है तो आप इनहेरेंटली प्लूरल है. चाहे आपका कास्ट सिस्टम देख लें, वो प्लूरल है, वर्ण सिस्टम प्लूरल है. चाहे आप भगवानों के बारे में देख लें, कई तरह के भगवानों की व्यवस्था है, एकम सत बहुधा विप्रा वदन्ति, प्लूरल है. सो प्लूरलिज्म हमारी पार्ट है. अब जैसे आप भारत के विभिन्न भाषाओं को देखें,
सबका जो मूल है वो कखा गगा है, लेकिन वही कखा गगा बंगाली है, कहीं कखा गगा उड़िया है, कहीं कखा गगा तमिल है, कहीं कखा गगा तेलुगु है, कहीं मलयाली है, कहीं कश्मीरी है या शारदा, ये है सब कखा गगा। ये भारतीय संविधान की, भारतीय वैदिक व्यवस्था की ये खूबसूरती है कि इसने ये नहीं कहा कि कखा गगा लो और एक भाषा का निर्माण करो। और इसीलिए जब बाहर वाले आते थे तो वो ढूंढते थे कि तुम्हारी एक भाषा कहाँ है। जब एक भाषा नहीं तो आज भी, मैं जब एक बार पाकिस्तान टीवी पे था तो परवेज हुडबाई साहब ने मुझसे पूछा कि डिड दे ऑल स्पीक वन लैंग्वेज। भाई व्हाट इज द नीड ऑफ स्पीकिंग ऑल लैंग्वेज? कल्चर कैन बी मैनिफेस्टेड इन मैनी फॉर्म। जब तक कोर एक है, वो कोर वेद था, वैदिक कोर था, बाकी जो था उसके आसपास उसने लिबर्टी दी कि आप जिस तरीके से अपनी इस कोर को, हमने आपको आटा और पानी दे दिया, पराठा बना लो, पूड़ी बना लो, गोलगप्पे बना लो, रोटी बना लो, आपकी इच्छा जो बना लो। तो जो एब्राहमिक फेथ के लोग हैं वो इस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाते हैं। तो वो इनको लगता था कि ये तो बेसिकली इंडिया इज अ ग्रुप ऑफ मेनी यूनिट्स, ये कोई एक पॉलिटिकली वोवन कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि उनका पॉलिटिक्स का ये था कि वो यूनिटी में देखते थे, एक लैंग्वेज, एक भाषा, एक लॉ, ऐसे करके। और इंडिया शुरू से प्लूरैलिटी को देखता था। अब बाद में उन्होंने अपनी ही थ्योरी को रिविजिट किया, प्लूरैलिज्म क्यों हो रहा है। जी वकील साहब। और इसमें एक चीज और डॉक्टर साहब, ये आर्टिकल 370 जो था भारतीय संविधान के मूल भावना के एकदम विपरीत था मेरे अनुसार। और कॉन्स्टिट्यूशनली जो जम्मू कश्मीर के लोग थे उसमें इतना डिस्क्रिमिनेशन था कि देखिए, पश्चिमी पंजाब से जो आए हुए शरणार्थी थे उनको 75 साल तक सिटीजनशिप नहीं मिला। उनको सिटीजनशिप भी ऐसे मिला था कि लोकसभा के लिए वोट कर सकते थे और स्टेट असेंबली के लिए वोट नहीं कर सकते थे। वहां वाल्मीकि समाज के जो लोग थे वो स्टेट की जो टॉप की पोस्ट है उसको ले ही नहीं सकते थे, क्लास 3 एम्प्लॉय ही बन सकते थे। तो ये तो ऐतिहासिक कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्रिमिनेशन था वहां के लोगों के लिए कंप्लीटली। देखिए बिल्कुल ये बात आपने सही कही कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको टू नेशन थ्योरी है ना जड़ में, बाकियों को क्यों नहीं दिया, तमिल को क्यों नहीं दिया, बाकियों को? ये टू नेशन थ्योरी ने भारत को नुकसान किया कि वो कश्मीर को स्पेशल ट्रीटमेंट इसलिए मिला कि पॉपुलेशन मुसलमान थी ना, वहां की पॉपुलेशन हिंदू होती, बनिया होती, जैन होती, बुद्ध होती, तो आप नहीं देते। तो इन सब की जड़ में तो टू नेशन थ्योरी है ना। आज ये जो मुल्ला अब्दुल्ला है या जो ये पीडीपी की वो जो है, ये सारे के सारे टू नेशन थ्योरी की भाषा बोलते हैं कि हमने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। हाँ, महबूबा मुफ्ती। और ये कहीं से प्रचारित कर दिया है कि टू नेशन थ्योरी का मतलब पाकिस्तान नहीं गए तो टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर। भाई पाकिस्तान नहीं जाने को टू नेशन थ्योरी नहीं करना था रिजेक्शन। टू नेशन थ्योरी का रिजेक्शन जब होगा जब तुम ये बोलोगे कि भारत का हिंदू और मुसलमान एक कौम है। जब तुम ये कहोगे कि जय श्री राम हमारा भी नारा है, अल्लाहू अकबर हम लगाएंगे वो एडिशनल नारा, लेकिन जय श्री राम भी हमारा नारा है। जब तुम कहोगे होली भी हमारी है, दीपावली भी हमारी, और ये होता है, मैंने कजाकिस्तान में था, वो नवरोज मनाते थे, ईद नहीं मनाते थे। तो हिंदुस्तान के मुसलमान को एक अजीब ही तरीके से ट्रीट किया गया और इसको इंसेंटिवाइज किया जाता है। अब देखें तेलंगाना में जो इलेक्शन हुआ उसमें जानबूझ करके कांग्रेस ने अपना रूप दिखाया ना। कांग्रेस ने स्पीकर बनाया ना अकबरुद्दीन को। तो ये तो सोची समझी, बिकॉज कि ऐसा तो नहीं था जो भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के हिसाब से चलते तो सीनियर मोस्ट को ले लेते। हाँ, आपने नहीं लिया, आपने अकबरुद्दीन ओवैसी को मारा बिकॉज आप एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को ही एक्सेप्ट कर रहे हो। आप टू नेशन, आज की डेट में टू नेशन थ्योरी को कोई अगर सपोर्ट करता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आई विल कॉल इट। आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में विश्वास ही नहीं रखते। आप मुसलमानों को भारतीय सभ्यता के पार्ट होने ही नहीं देना चाहते। और उसमें देखिए ये जो माने विधायक दल के नेता जो चुना गया रेड्डी, तो फॉर्मली उसके द्वारा प्रपोजल जाता है राज्यपाल को कि आप इसको प्रोटेम स्पीकर बनाए करके, और वही लोग कांग्रेसी लोग बोल रहे हैं कि राज्यपाल ने क्यों नहीं बनाया, उसको बना देना था। अरे आपने नाम प्रपोजल किया है अकबरुद्दीन को। कांग्रेस तो कंफ्यूज कर रही है, कन्फ्लेट कर रही है, झूठ बोल रही है, वो कब से कर रही है।
जी जी बट जी। पॉइंट है कि जो समझदार लोग हैं उनको कांग्रेस की बात समझ में आ रही है ना, कि हम्म। हम अकबरुद्दीन ओवैसी ब्रांड का इस्लाम चाहते हैं इस देश में। हम्म। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे सारे भाई, आप उनको ले लें, क्या नाम है हमारे जो ये है केरल के गवर्नर साहब है, आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, हम्म रिजवान अहमद है, वो जो फेस टू फेस वाला चलाते हैं, ऐसे भी मुस्लिम है हमारे यहाँ। आप उनको हम्म मानते ही नहीं हो। जब तक कोई हम्म। भारत की भूमि को और कल्चर को गाली न दे, आप उसको हिंदू मानने, अरे मुसलमान मानने को तैयार नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो समस्या है। तो टू हम्म नेशन थ्योरी को तो कैरी ऑन नहीं ये कांग्रेस कर रही है। हम्म। आप ये देखें कि ये जो रेड्डी साहब हैं, रमंता रेड्डी या रवना रेड्डी, जो भी चीफ मिनिस्टर साहब का नाम है, रेवंता रेड्डी। तो वो उनकी तो चॉइस नहीं रही होगी ना, उनको तो हाईकमान से कहा हो गया होगा, क्योंकि हाईकमान ने उनको हम्म चीफ मिनिस्टर बनाया है, तो हाईकमान ने कहा होगा कि भाई ये तुम बनाओ प्रोटेम स्पीकर। हम्म। क्योंकि भाई राहुल गांधी आज की डेट में वो तो रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिम वोट को, वाई नॉट को ना, तो वो मुस्लिम का इंटरेस्ट देख रहे हैं, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। पॉइंट हम्म। मुस्लिम का इंटरेस्ट नहीं है, पॉइंट है कि किस फॉर्म में मुस्लिम का इंटरेस्ट। क्या मुस्लिम की आइडेंटिटी भारत में हमेशा हिंदू विरोध के ऊपर आधारित रहेगी, या हिंदू, या मतलब भारतीय विरोध, भारतीय आइडेंटिटी, भारतीय ट्रेडिशन, भारतीय कल्चर, भारतीय इतिहास के विरोध में रहेगी, या भारत का मुसलमान भी कजाकिस्तान की तरह, उज्बेकिस्तान की तरह, किर्गिस्तान की तरह, दागिस्तान की तरह अपने पूर्वजों को अपनाएगा या नहीं अपनाएगा? हम्म। ये है अब लड़ाई। हम्म। आपने डॉक्टर साहब एक चीज ठीक कहा कि ये इसके जड़ में टू नेशन थ्योरी है, और आर्टिकल 370 में उस समय के नेतृत्व ने अप्रत्यक्ष रूप से टू नेशन थ्योरी को पार्टली कश्मीर के लिए एक्सेप्ट कर लिया पूरा। वो टू नेशन थ्योरी ही है। आपने बिल्कुल सही कहा। आर्टिकल 370 इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मैनिफेस्टेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी। स्पेशल अरेंजमेंट किया भाई, आपको बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या रिलेशनशिप बिटवीन पार्लियामेंट एंड जम्मू कश्मीर करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है, आप पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के ऑर्डर से कर लीजिए। प्रेसिडेंट जी के जी। ऑर्डर को भी किसी डिबेट और डिस्कशन की जरूरत नहीं है। हम्म। मतलब कि लोगों को पता ही नहीं है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कब कब अमेंड हुआ है, 1954 वाला, 1950 वाला बन के कब 1954 वाला बना, 1954 वाले में कितने अमेंडमेंट हुआ, लोगों को पता ही नहीं है। आर्टिकल 35 से जजेस को नहीं पता था। हम्म। आर्टिकल 35 से मैं जब ढूंढा, मुझे आज से 3-4 साल पहले जब आर्टिकल 35 से की बात शुरू हुई, मैंने सोचा कि यार क्या 35 है, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गया, मुझे वहां आर्टिकल 35 से दिखा ही नहीं। नहीं नहीं, कहीं नहीं उसके मिलता। बाद उसके बाद मैं सलाह जम्मू कश्मीर गया, मैंने कहा ओ, मैंने कहा मैं कितना मूर्ख हूं, लोग क्या सोचेंगे। मैं जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन पे गया, वहां भी नहीं मिला मुझे। मैं हम्म। हैरान हो गया यार, मैंने कहा ये साला है कहां कॉन्स्टिट्यूशन, किसी ने कहा नहीं वो एनेक्शन में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। द बेसिक फैक्ट इज दैट ये बेसिकली आपका 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में है, बिल्कुल बिल्कुल। और वो लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी हम्म डिबेट डिस्कशन नहीं किया कि आप क्या यूज करो। इतना ज्यादा अनडेमोक्रेटिक मींस थ्रू डेमोक्रेसी, एंड हम्म दिस इज अ फॉर्मेशन टू सेव डेमोक्रेसी, और आप डिबेट और डिस्कशंस की बात कर रहे हो। presidential हम्म orders, the way the parliament and the relationship of Jammu and Kashmir, between the relationship of Jammu and Kashmir, state of Jammu and Kashmir and the parliament, the way it was played out, वो डेमोक्रेटिक था। कितनी डिबेट हुई है 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे? जब एक पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड निकाल के बताइए मुझे, जीरो। जो मन होता था। और पार्लियामेंट का मतलब, प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट का मतलब तो आर्टिकल 79 ही होता है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें डॉक्टर साहब, इसमें जो इसमें 35A को जोड़ा गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, तो ये मेरे को लगता है, मेरे अध्ययन के अनुसार, आप बताएंगे, आप ज्यादा रिसर्च किए हुए हैं, ये पार्लियामेंट में डिबेट ही नहीं हुआ है इसके बारे में। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है। हाँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टूल्स है टू एक्सप्रेस द कॉन्स्टिट्यूशनल विल और टू एक्सप्रेस द विल ऑफ द पीपल, 3-4 तरह के टूल है। क्या क्या है भाई? बिल है, रिजोल्यूशन है, यही 2-3 टूल है जो मुझे पता। मोशन है, और तो कुछ नहीं है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहां से आता है? कोई और किसी स्टेट के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कोई टूल ही नहीं है, बिकॉज कि बाकी सब पे तो ये तो हुआ कि जब आप आर्टिकल 356 में या आर्टिकल 352 में प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर को इस्तेमाल करने का क्वेश्चन उठा, तो बार बार हुआ कि इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिमेड्यू। हम इसमें ये चेक करेंगे कि महिला फिट है कि नहीं है।
आज भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो पार्लियामेंट, जो प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डर निकाला, इसमें मेला फिडे नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके डिस्क्रिप्शन की बात है। बट क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 300, ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, इसने तो डिबेट डिस्कशन छोड़िए, कब पास होता था लोगों को पता ही नहीं होता था। बिल्कुल पार्लियामेंटेरियंस को पता नहीं होता था साहब। इतना बड़ा फ्रॉड किया गया हमारे साथ। और ये डेमोक्रेसी, एवरीथिंग इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। So in India there were two kinds, जिसको asymmetric federalism कहा गया है। In India, in the form of asymmetric federalism, there was a soft Islamic state going on, because Jammu and Kashmir का नेशनल लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज उर्दू था, और वो उर्दू लद्दाख पे लगा था। लद्दाख की अपनी लोकल भाषा की रिस्पेक्ट नहीं, और जम्मू एंड कश्मीर की भाषा उर्दू कैसे हो जाएगी, कश्मीरी कैसे नहीं होगी? तुम सारी की सारी लड़ाई कश्मीरियत के नाम पे लड़ रहे हो। So fraud has been committed to the people of India, और लोग सो रहे थे। जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो जजमेंट आया है आज 370 पे, तो इसके जो फाइंडिंग है लास्ट पैरा, उससे आपको लगता है कि गवर्नमेंट की जो मंशा थी और पार्लियामेंट ने जिस मंशा से ये पास किया था एब्रोगेशन बिल, तो लगभग तो ये प्रूव किया है सुप्रीम कोर्ट ने। लगभग क्या, सब प्रूव कर दिया। खाली आर्टिकल 367 वाला, जो 367 का अमेंडमेंट था, वो उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन कमेंट में एक ही दो चीज, वो एक अलग चीज है, उसको गवर्नमेंट को पढ़ के नहीं पड़ता, जिसमें उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होगा लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उन्होंने कहा ये आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से नहीं कर सकते, ये क्लैरिफिकेशन नहीं, अमेंडमेंट ऐसा ही कुछ करके था। तो उससे वो तो 100% अप्रूवल है भाई गवर्नमेंट का, हर स्कीम को अप्रूव कर दिया। लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनी रह गई। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को तो पहले ही कहा था हम रिस्टोर करेंगे, वो हो गया। आर्टिकल 370 डाइल्यूट हो गया, खत्म हो गया। पावर ये कह दिया कि 3 तरीके का पावर थे। आर्टिकल 370 क्लॉज 1D का पावर, जो कि जिसको में कंसल्टेशन चाहिए, एक में एग्रीमेंट चाहिए, ऐसे करके उन्होंने 3 क्लासिफिकेशन बनाए कि दी स्कीम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 370 इज इन 3 फॉर्म। किसी में आपको एग्रीमेंट चाहिए with the state legislature of the Jammu and Kashmir, किसी में एग्रीमेंट चाहिए with the constituent assembly, और किसी में चाहिए आपको कंसल्टेशन। तो जहां कंसल्टेशन चाहिए वहां एग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा जो जो पावर कंसल्टेशन की चाहिए थी, कंसल्टेशन कैसे होगा, ये क्या जो आर्टिकल 356 के रूट से हुआ, क्या उसमें मेला फीडे था? उन्होंने कहा कोई मेला फीडे नहीं था, कंसल्टेशन को उन्होंने वैलिड मान लिया, खेल खत्म कर दिया उन्होंने। जी जी जी। सो सारी बात मान ली इन्होंने। और थोड़ा बहुत तो देखिए, जब मैं प्रोफेसर हूं, मेरे पास कोई पीएचडी वाला अपनी वो लिखेगा ना, तो मैं कुछ तो कमी निकालूंगा ही। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, इसमें लास्ट क्वेश्चन में आप और हम डिस्कस किए थे 3 बार, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव के बारे में, साथ में असम और तेलंगाना के भी किए थे। लेकिन महत्वपूर्ण जो हिंदी हार्ड बेल्ट के जो 3 स्टेट है, इसमें चर्चा हुई थी। तो डॉक्टर साहब, तीनों स्टेट में जो चर्चा किए थे, और खासकर छत्तीसगढ़ में हमने 4-5 नामों में चर्चा किया था। उसमें से एक नाम था विष्णुदेव साय जी, और उनको मुख्यमंत्री बनाया है। और डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ में जो रिजर्व सीट है एसटी के लिए, उसमें लगभग 90% सीटें भाजपा ने जीती है। और मध्य प्रदेश में जो अभी मुख्यमंत्री नए बने हैं, मोहन सिंह यादव जी, और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, मैं ना ये ट्राइबल कॉन्सेप्ट का फैन नहीं हूं, या ये अंग्रेजों ने लाके हमारे ऊपर चिपका दिया है। हमारी किसी एंशिएंट किताब में कोई ट्राइबल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 4 वर्ण दिए गए हैं, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, और ये, इसके अलावा किसी और ग्रुप का नाम ही नहीं है। ये इन्होंने आके बता दिया ट्राइब क्या होता है, कास्ट क्या होता है। भाई वो पंडित, वो एक ही, वो भी उसी मंदिर में जा रहा है, हम भी उसी मंदिर में जा रहे हैं, वो भी उसी भगवान को मान रहा है, हम भी उसी भगवान को, वो ट्राइब हो गया। ये सब पागल। खैर, अब जो एग्जिस्ट करता है उसमें मेरी इतनी पावर तो है नहीं कि मैं इन सब चीजों को सही कर सकूं, बिकॉज मैं तो सिर्फ सोच ही सकता हूँ। अब देखिए, मोदी जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं भाई। वो मोदी जी को वोट किसने किया? महिलाओं को लोग वोटर ही नहीं मानते थे। उन्होंने कहा यार मैं अपना वोटर बनाऊंगा। उन्होंने इतनी महिलाओं की तारीफ करी, आज महिलाएं जो हैं वो जाके भर भर के वोट दे आती है उनको। बिल्कुल। आप पुरुष दे ना दें, पुरुष अपना दिमाग लगाएगा। बिकॉज की एक देखिए, महिला को ना पॉलिटिक्स में लीस्ट इंटरेस्ट होता है, उसको मतलब ही नहीं है। उसको तो ये कि अच्छा ये महिलाओं की बात कर रहा है, देखो ये बार बार मेरी बात करता है, बार बार मेरी बात करता है, तो उसको कुछ सोचना नहीं, हो जाके दबा के चली आ रही है। अब ये पुरुष जो है हमारा अपना दिमाग लगा रहे हैं कि ये गेम हो रहा है, वो गेम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो
घर से आंटियां निकल रही हैं, बेटियां निकल रही हैं, दीदियां निकल रही हैं और जाने के टप से मोदी को दबा रही, क्योंकि क्या मोदी क्या कह रहा है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी क्या कह रहा है कि भैया हमारी बच्चियों को आगे बढ़ाओ। तो वो एक अलग ही उन्होंने वो जो उन्होंने कहा ना 4 कास्ट है, वो उसमें क्या किसान है, महिला को उन्होंने कास्ट बना दिया, वो तो लेके चल रहे हैं उस कास्ट पे, आगे बढ़ बढ़ के बैटिंग कर रहे हैं। महिलाओं का कास्ट उनको वोट दिए जा रहा है, जाके जिसको देखिए स्कीम पे स्कीम दिए पड़े हैं भाई, वो मातृत्व सुरक्षा योजना और क्या क्या योजना। अब देखिए प्रधानमंत्री, ये कैसे प्रधानमंत्री, भारत का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जी उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्राप्त हुए हैं। मोदी जी, और ये मोदी जी का सौभाग्य है कि वो भारत के यूनिवर्सिटीज में पढ़े नहीं, ये बड़ी चीज है, रेगुलर शिक्षा नहीं ली उन्होंने दूर से, एक तो पहले भारत को जाना, उसके बाद उन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से शिक्षा ले ली। ये भैया बहुत बड़ी हमारे लिए वरदान हुआ कि वो किसी आईआईटी में नहीं गए, किसी लॉ यूनिवर्सिटी में नहीं गए, कहीं वो नहीं गए, वरना वो और पता नहीं क्या क्या सीख के आ जाते। वो हर चीज सीख लेते जो साला भारतीय नहीं होता। हम बच गए कि मोदी जी उस शिक्षा में नहीं गए। धन्य है मोदी जी आप। तो उनको ताबड़तोड़ संस्कृत के वो आते हैं, वो भारत को जानते हैं। हमारे जजेस नहीं जानते यार भारत को। वकील साहब हम आप तो इसी प्रोफेशन के हैं। वो तो जज साहब, कोई भी आप किसी बड़े वकील से बोलिए, वो क्या बातें करेगा, डाइसी, ओ ग्रैडविल ऑस्टिन, ओ ये हॉलैंड, और ये प्रोफेसर अमेरिकन जजेस के नाम गिरा देगा, मार्शल, चीफ जस्टिस मार्शल, मैरबरी वर्सेस मेडिसन, ये बात कर रहा है वो। उसको धेलेवर का पता नहीं है हमारे देश में क्या हो रहा है। सो वो डुनहाग वर्सेस स्टीवेंसन, और ये इसी में वो मस्त है, क्योंकि वो वही पढ़ा है। बच गए हम आप की मोदी जी नहीं गए इन शिक्षा माध्यम में, उन्होंने जाके भारतीय विद्वानों से शिक्षा ली, भारतीय शिक्षा ली। और हमारा आपका ये बहुत बड़ा कर्म है कि हमने अपने जीवन काल में इतने जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर को देखा। मेरा तो दिन उस दिन खुश हुआ, परसों मैंने देखा एक ट्रांसजेंडर बैठ करके बात कर रही थी, और उन्होंने कहा, और नीलू जी आप क्या, मीना जी या क्या तो नाम है मैं भूल गया, कि आप कैसी हैं, आपकी दुकानें कैसी चली। ये है भारत का प्रधानमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐसा इंसान जो नहीं जानता कि मैं पुरुष हूं, मैं महिला हूं, समाज में उसके लिए जीना मुश्किल है, उसको कितना बड़ा सम्मान दिया जब वो कह रही है कि मैंने प्रधानमंत्री से बातचीत की, और मैं क्या करती हूं, मैं चाय बेचती हूं। ये है लोकतंत्र, इसीलिए मुझे लोकतंत्र चाहिए। तो ये तो हमारा आपका सौभाग्य है। और रही बात की आपकी वो प्रश्न, उन्होंने वो जानते थे उनको वोट कौन दे रहा है, उनको उन्होंने आदिवासी को, देखिए खेल तो इनसे सीखिए राजनीति का। जब इन्होंने मुर्मू जी को, महामहिम मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, तो इन्होंने दो क्या कहते हैं जातों पे अटैक किया। एक तो महिला जात, ठीक है ना, महिलाओं को साथ लिए कि भाई महिला प्रधानमंत्री या महिला राष्ट्रपति बन गई तो सारे महिलाएं गिल हो गई। दूसरे आदिवासियों को भी उसी में, एक ही जिसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने, आदिवासी भी सद गए, महिलाएं भी सद गई। ये सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। आज देखिए एमपी में यादव जी को साध लिए, अब खेल हो गया बिहार में। बिहार में इतना बड़ा खेल हो गया, और यूपी में, कि अब आप सोच नहीं सकते। यादव लोग सोचेंगे ना, यादव लोग सोचने पे मजबूर होंगे ना कि हम बीजेपी से भी जुड़ के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई अगर तुमको चीफ मिनिस्टर ही बनना है, पावर चाहिए, तो तुम तो राष्ट्र के माध्यम से, कोई भी कम्युनिटी राष्ट्र सेवा के माध्यम से आके बन सकता है। तो ये जो हमारे जो एमपी के अभी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर साहब है, इन्होंने राष्ट्र सेवा के नाता चुना, और वो यादव होते हुए भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गए। तो आप या तो कास्ट की पॉलिटिक्स को चुनिए, आउटडेटेड पॉलिटिक्स को चुनिए, या तो राष्ट्र के माध्यम से आइए, कोई भी हो आपका क्लेम होगा आप बनेंगे। मोदी जी ने इसको स्थापित कर दिया। तो भाई देखिए वो चाणक्य हैं, आधुनिक, और हमारा आपका सौभाग्य है कि हम उनके शासन काल में हैं। बड़ा एक फील गुड फैक्टर रहता है। जी साहब। और विजनरी लीडर है, कोई संदेह नहीं इसमें। दार्शनिक प्रशासक उन्हीं को बोला जा सकता है। मोदी जी को भी मेरे ख्याल से छोटा है उनके लिए। दार्शनिक कौन छोटा था कि यादव जी को चीफ मिनिस्टर बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। विजनरी वर्ड भी छोटा है, वो युगांतरी है जिसे कहते हैं ना, वो एकदम दिग है तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, ये वही है। तो मोदी जी से क्या ही बात की जाए। मैं बड़ा इनका प्रशंसक हूं
तो मैं तो किसी जो भी राष्ट्रवाद की बात करता है मैं उसका प्रशंसक हूँ, और वो कहीं भी हो और सकता है। एक चीज और बता दूं डॉक्टर साहब, अभी तीनों स्टेट में मुख्यमंत्री के नाम से कोई वोट नहीं दिया है, पूरे मोदी जी के नाम से। मेरे छत्तीसगढ़ की बता रहा हूं, मैंने बताया भी था कि पहले क्या एंटी इनकम है, और पूरे मोदी जी के नाम से वोट दिए, उन पे विश्वास करके सब वोट दिए, चाहे वो मोदी की गारंटी, आदिवासी भाई हो कोई भी हो, वो तो है। मोदी की गारंटी चल रही है। 2024 भी हाँ, देखिए क्या होता है, बड़ा बिल्कुल मजेदार होगा। बिल्कुल भी मजेदार होगा, और जो अभी 303 से प्लस होगा, और बहुत निसंदेह। देखिए अब तो तो जनता मालिक है। जी जी, तो डॉक्टर साहब धन्यवाद, आपने समय दिया। और एक बार सभी व्यूअर्स को निवेदन कर दूं कि कृपया हाँ भाई, मेरे, हमारे वकील साहब का चैनल सब्सक्राइब करें भाई, इतना तो खाली एक वो बिल्कुल बटन दबा करके ही देना है। दिए डॉक्टर साहब, दिए, कर आप दीजिए अपने भाई चैनल वकील को भी साहब। सब्सक्राइब करें। और डॉक्टर साहब के भी, मैंने सभी वीडियो को देखते हैं लेकिन उनका भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो डॉक्टर साहब के चैनल तक्षशिला अभिषेक मिश्रा को भी लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और आप ये सब करें, दोनों के चैनल को करें। जी तो जी, डॉक्टर साहब नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। जय भारत, वंदे मातरम।